हेलो बच्चों, आपके अपने नीतू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 18 मार्च को पक्का आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका परीक्षा का बेस मजबूत हो जाए और जो प्रश्न आने वाला है उसको हम आपको पहले ही बता दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और परीक्षा से आने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका प्रश्न कितना सही है, यानी कितना आप बनाकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोगों को 8 प्रश्न देता है बनाने के लिए। 8 प्रश्न में आपको बोलता है कि आपको 4 प्रश्न बनाना है और 4 प्रश्न बनाने के बाद आपको 8 नंबर देगा, यानी 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहता है और आपको 4 प्रश्न बनाकर आना रहता है। और ये केवल फिजिक्स का बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप का एग्ज़ाम 18 फरवरी को है तो इस क्वेश्चन को अभी टाइम है, आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखना है, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम इस कॉपी में लिखे हैं वैसे ही आपको लिख कर आना है। इसमें कॉपी देखिए, जिस तरह से कॉपी लिखा हुआ है उस तरह आप लोग लिख कर भी आइएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपका फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण का बात किया जा रहा है तो लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। और अवतल दर्पण का उपयोग लिख के तब यहाँ पर दो केवल पूछ रहा है तो हमको ज़्यादा लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पूछेगा उतना ही लिखेंगे। क्या हम 4 लिख देंगे तो हमको ज़्यादा मार्क्स दे देगा? नहीं देगा। जितना मार्क्स का है उतना ही देगा। तो जितना पूछेंगे हम उतना, जितना पूछेगा हम उतना ही लिखेंगे, ठीक है। पहला देखिए, लिखा हुआ है कि दाढ़ी बनाने के लिए एवं चेहरा देखने के लिए, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए जब चेहरा देखते हैं ना तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा लिखा हुआ है मोटर गाड़ी के अग्रदीपों में, यानी मोटर गाड़ी के जो अगला वाला लाइट होता है ना उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का प्रयोग, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उत्तल दर्पण का प्रयोग। ये ब्लैक पेन से आप लोग हेडिंग डालिएगा और नीचे ब्लू पेन से लिखिएगा। जैसे मेन कुछ पॉइंट होता है ना तो उसको हम लोग ब्लैक पेन से लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, और जो लिखने वाला होता है इसको ब्लू पेन से लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमको लिखना था कि अवतल दर्पण का उपयोग, तो ये देखिए ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग, तो चलिए उत्तल दर्पण का उपयोग आप लोग देखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग साइड मिरर के रूप में, दूसरा उपयोग अपसारी किरण को उत्पन्न करने में। 2 उपयोग लिखा हुआ है। तीसरा देखिए कि समतल दर्पण का उपयोग, पहला सोलर कुकर के परावर्तक सतह के रूप में, दूसरा चेहरा देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो मेन हेडिंग है उसको आपको ब्लैक पेन से डालना है और जो आंसर है उसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। मेन हेडिंग को ब्लैक पेन से ही डालिएगा, ठीक है। अब चलिए, मेरा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता है एग्जाम में। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी अक्ष के समानांतर चलने वाली सभी आपतित किरण लेंस से अपवर्तित के बाद जिस अक्ष पर यानी एक बिंदु पर संतृप्त होती है उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग इसका लिख कर आइएगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिख कर आइएगा। अब इसमें अगर आपको फुल मार्क्स उठाने, यानी ये क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपको चाहिए कि हमारा 2 नंबर में से 1 नंबर भी कटे नहीं, यानी आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, तो इसको पूरा कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बिंदु एफ पर संतृप्त होती है तो एक इसका फिगर बनाइए। फिगर बनाने से एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो फिगर बनाना एग्जाम में बिल्कुल नहीं आपको छोड़ना है। तो देखिए, हम आपको फिगर भी इसका बनाकर बता रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको बहुत ही मतलब कि ऐसा बताएंगे कि आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। देखिए, कभी भी अगर आपको फिगर बनानी है तो फिगर को पेंसिल से बनाइए, पेन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात हो रहा था उत्तल लेंस का, तो पहले एक उत्तल लेंस हम लोग बना लेंगे। जैसा भी आपको बनाने आएगा, जरूरी नहीं है कि हमसे अच्छा ही बनेगा, ठीक है। जैसा भी बनाने आएगा वैसा हम बना लेंगे। थोड़ा अगर आपको ज़्यादा स्पेस लगेगा थोड़ा बड़ा करके बनाइएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या कीजिए कि एक समानांतर रेखा खींच दीजिए। मान दे बीचों बीच ये वाला मेरा रेखा हो गया, ठीक है। ये मेरा बीचों बीच रेखा हो गया। 2 गो इधर से हम लोग किरण दिखा देंगे, ठीक है, और फिर 2 ठो नीचे से किरण दिखा देंगे।
देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, हम आपको बनाकर इस वीडियो में बताएंगे कि आपको फिगर को किस तरह बनाना है। ठीक है, इधर से थोड़ा सा कुछ बड़ा कर लेते हैं हम। ठीक है, बड़ा हो गया। अब देखिए कह रहा था कि एक ही बिंदु पर अपसरित होती है। ठीक है, यानी एक ही बिंदु पर कटती है। तो इसको लाइन को थोड़ा बड़ा कीजिए और इसको सबको एक ही बिंदु पर काटिए। ठीक है, ऐसे एक ही बिंदु पर यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर हम लोग एफ दिखा देंगे, यहाँ से किरण ऐसे करके दिखा देंगे। इतना करने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये करना एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चाहे टेढ़ा हो चाहे कैसा भी हो, उसको हमको करके ही आना है। फिगर को आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है। फिगर एग्जाम में अगर छोड़ते हैं तो नंबर आपका कट सकता है, अगर नहीं छोड़ते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 2 बता चुके, क्वेश्चन 3 देखिए। किसी चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा की परिवलता की परिभाषा दे। ये क्वेश्चन 3 है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में बनाने रहते हैं। देखिए इसका आंसर पहले आप यहाँ से आंसर लिखिए, उसके एक लाइन नीचे से लिखना चालू कीजिएगा। ठीक है, किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज जरूर कीजिएगा। किसी किसी क्वेश्चन में पैराग्राफ चेंज करने से अच्छा भी लगता है। अगर किसी चालक तार से 30 सेकेंड एवं q कूलाम आवेश प्रवाहित होती हैं तो विद्युत धारा की प्रबलता यानी I बराबर Q/T, I का मान एम्पियर में मापी जाती है। I का मान एम्पियर में मापी जाती है। इस क्वेश्चन को आप लोग रटिएगा। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम आप लोगों को एकदम समझा कर पढ़ाएं। ठीक है, केवल अब आपको याद करना है और परीक्षा में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न, क्वेश्चन को नोट कीजिए और उसको रट लीजिए। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि लघु पठन से आप क्या समझते हैं। लघु पठन से आप क्या समझते हैं? तो किसी कारण से जब जीवित तार, ठीक है, और उदासीन तार एक दूसरे से सट जाते हैं। कहने का मतलब कि एकदम थोड़ा ठेठ भाषा में इसको समझिए कि किसी कारण से जब प्लस माइनस का तार एक दूसरे से सट जाता है तो लघु पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाते हैं और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। यानी क्या होता है, जब एक दूसरे से सट जाते हैं ना तो ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, धारा की उच्च होने पर काफी ताप उत्पन्न होता है जिससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है, यानी वहां पर आग लग जाती है तथा परिपथ में आग लगने का भय रहता है। इसे हम लोग लघु पतन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा कि आग लगने का भय रहता है, इसे हम लोग लघु पतन कहते हैं। अब देखिए 4 प्रश्न हमने आपके फिजिक्स को बता दिए। फिजिक्स में एक प्रश्न 5 नंबर का भी पूछा जाता है। तो 5 नंबर का जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इन 2 प्रश्न दिया रहता है, दोनों प्रश्न में से कोई आपको एक चूज करके बनाना रहता है। ठीक है, तो हम 5 प्रश्न में आपको दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर का प्रश्न बताने वाले। 5 नंबर नहीं, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के समांतर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। यानी श्रेणी क्रम का सूत्र आपको प्राप्त करना है। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? तो पहले श्रेणी क्रम का सूत्र होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम का सूत्र होता है। यही हमको नीचे प्रूफ करके लाना है। तो देखिए इसको आपको कैसे प्रूफ करना है। देखिए कोई पॉइंट को आप लोग ब्लैक पेन से जरूर डालिएगा। ठीक है, ब्लैक पेन से डालने से अच्छा लगता है देखने में। तो ब्लैक पेन से डालना ना भूलिएगा एग्जाम में, नहीं तो आपका नंबर कटेगा। और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, रट लीजिए, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए 3 प्रतिरोध, यानी हम लोग 3 प्रतिरोध मान लेंगे, R1 R2 R3। ठीक है, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है। एक विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिगर भी हम आपको करके बताएंगे, उससे नहीं घबराना है आपको। और फिगर भी आपको एग्जाम में कंप्लीट करके आना है, फिगर नहीं छोड़ना है आप लोगों को। संयोजित है परिपथ में एम्पियर श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए जब R1, ठीक है, अब सबसे पहले इसका फिगर देखिएगा तो आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए फिगर देख लीजिए, ये इसका फिगर है। तो अगर आप लोगों से हो सके ना तो आप लोग इस फिगर को
आगे बनाइएगा, ठीक है, आगे बनाइएगा और फिर उसके नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए R1 प्रतिरोध के बीच के विभवांतर, ठीक है, जब R1 प्रतिरोध हो जाएगा ना तो उसके बीच के विभवांतर हम लोग V मानेंगे, ठीक है, और इसमें एक समान I धारा प्रवाहित कराई जाती है। तो जब R1 प्रतिरोध के बीच का विभवांतर हम लोग I, ठीक है, एक समान विद्युत धारा I प्रवाहित कराई जा रही है और R1 है तो R1। अब R2 प्रतिरोध के बीच का विभवांतर यानी V2, जब V2 हम निकालेंगे तो एक समान विद्युत धारा यानी IA है लेकिन R2 हो जाएगा, यहाँ पर ये R2 हो जाएगा। R3 के बीच के विभवांतर, ठीक है, यानी V3 को IR3 के बराबर रखेंगे तथा कुल बीच के विभवांतर, ठीक है, ये जितना है ना पूरा बीच का विभवांतर निकालेंगे तो हम लोग V बराबर IR, ये ओम का लॉ से होता है यानी ओम के नियम से होता है। और यार यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध होता है, ये आपको लिखना भी है कि R यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध है, यानी एक बार ये टोटल को हम लोग R माने हैं। देखिए नीचे में R1 R2 R3 को क्या माना गया है, R माना गया है। यहाँ पर प्लस माइनस होता है और यहाँ पर एम्पियर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको इंग्लिश में नहीं छोड़ना है। अब चलिए इसके आगे देखिए आपको क्या करना है। हम जानते हैं कि V बराबर V1 V2 प्लस V3 होता है, ठीक है, यानी ये तीनों को हम लोग एक मान सकते हैं। V1 V2 V3 को हम लोग केवल V मान लिए चूँकि IR, ठीक है, तो यहाँ पर तीनों प्रतिरोध हम लोग माने हैं। पहला प्रतिरोध आया है कि पहला विभवांतर है कि IR1 प्लस IR2 प्लस I3, ये तीनों में I कॉमन है तो I को आप लोग बाहर निकाल लीजिए। जब I को बाहर निकालिएगा यहाँ पर टोटल IR है तो I से I कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और R बराबर आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, इसी तरह आपको प्रूफ करना है। समतुल्य प्रतिरोध और सभी समांतर प्रतिरोधों का योग। देखिए अब हम आपको केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक है, और ये इसमें भी हम 4 प्रश्न आपको बताएंगे और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको नोट करके आप लोग याद जरूर कर लीजिए क्योंकि यही आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट करें, ठीक है। केमिस्ट्री में हमको एक बातों का ध्यान रखना रहता है कि इसमें रिएक्शन लिखनी रहती है, ठीक है, समीकरण भी लिखना रहता है। अगर ये सब छोड़ते हैं तो आपका केमिस्ट्री का नंबर कट जाता है यानी मार्क्स कटता है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखिए, उसके एक लाइन नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सभी वस्तुएं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं जैसे चावल आलू ब्रेड, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे देखिए जैसे चावल आलू ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम श्वसन है तथा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इतना आपको लिख कर आना है तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 2 नंबर आपको मिलेंगे। इतना लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है, इसको आप लोग लिख के रट लीजिएगा। बहुत ही आसान होता है इसको याद करना, ये एक कहानी की तरह इसको रट लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता को लिखें, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है उसके उपयोग को लिखना है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। ये देखिए ये इसका रिएक्शन है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2A। इस रिएक्शन को आप लोग लिखना नहीं भूलिएगा एग्जाम में। अगर नहीं लिखते तो आपका मार्क्स कटेगा, तो फिर आप कंप्लेन मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके उपयोग, क्योंकि केमिस्ट्री में मेन होता है उसका रिएक्शन, तो रिएक्शन आपको एग्जाम में 100% लिख कर आना है। उसका उपयोग होता है तो लॉन्ड्री में साफ कपड़े के विरंजन में, ठीक है, जो लॉन्ड्री में कपड़ा साफ किया जाता है ना उसमें उसका उपयोग होता है, ठीक है। और विरंजक ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है, 2 उपयोग बताना है तो 2 उपयोग हम आपको बता रहे हैं। दूसरा, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक में, ठीक है, यानी पीने वाले जल में जो जीवाणु होते हैं उसको मुक्त करने में लिए विरंजक
ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी 2 प्रश्न बता चुके हैं, तीसरा प्रश्न आप लोग देखिए, तीसरा प्रश्न क्या आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, अभिक्रिया कौन कौन सा परिस्थितियों में इन्हें कहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब किस किस परिस्थितियों में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है अभिक्रिया का। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित परिस्थितियाँ होती हैं। आंसर में लिखना है आपको कि रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित परिस्थितियाँ होती हैं। पहला ताप, दूसरा दाब, तीसरा उत्प्रेरक। तीनों को आपको लिखकर समझा देना है। ठीक है, पहला ताप, दूसरा दाब और तीसरा उत्प्रेरक। अब इसको आपको थोड़ा सा और संक्षेप में लिख लेना है और इसको डिटेल में समझा देना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, आगे देखिए इसको कैसे आपको लिखना है। इसका उपयोग रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के ऊपर अथवा नीचे दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे Ca, ठीक है, G यानी ये गैस 2H2O गैस है। ठीक है, और यहाँ पर 340 ATM लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए CH3OS। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। कार्बो मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन मेथाइल एल्कोहल, ये सब लिखिएगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। 6CO2 गैस है। ठीक है, 6H2O, यहाँ पर I लिखा हुआ है लिक्विड। C6H12O6 ये गैस, और ठीक है 6O2 ये आपको टोटल लिख कर आना है एग्जाम में। ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पर नीचे में भी लिखना आप लोग नहीं छोड़िएगा। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का 100% पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न आप लोग देखिए, चौथा प्रश्न कौन सा केमिस्ट्री में आएगा। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, 2 अभिक्रिया दिया हुआ है, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बनाना है। पहला दिया हुआ है सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो BaSO4 यानी 2HCl बनाएगा। ठीक है, Na2SO4 प्लस BCl2 और BCl2 और रिएक्शन कराएगा तो BaSO4 यानी 2HCl, इतना आपको बनाना है। ठीक है, और इसको संतुलित भी करना है, यानी बैलेंस करना है, नहीं मिलाना है कि आगे इधर और इधर बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर केवल हम लोग 2 लगा देंगे तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस करने का विधि आपको जानने में बहुत, मतलब कि अब आपके पास उतना टाइम नहीं कि आप लोग बैलेंस करने का विधि जानिए, संतुलित करने का विधि जानिए। बस जैसा है वैसा पढ़िए और एग्जाम में लिख कर आइए। ठीक है, देखिए ये पहला, फिर दूसरा दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो CaCO3 और प्लस H2 यानी जल। ठीक है, ये बनाएगा और ये बैलेंस है। ठीक है, ये बैलेंस है, इसको बैलेंस आपको नहीं करना है, तो आप एग्जाम में बैलेंस भी कर लीजिएगा। ऐसा बैलेंस बिना बैलेंस किसको नहीं छोड़कर आना है आपको एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए ये 4 क्वेश्चन हम आपको केमिस्ट्री का बता चुके। अब आइए केमिस्ट्री के 6 नंबर के क्वेश्चन में, यानी 6 नंबर का आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन देगा केमिस्ट्री का, फिर बायो का हम लोग बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर बायो का भी क्वेश्चन बताया जाएगा। ये आपका फर्स्ट सिटिंग का पेपर है, तो फर्स्ट सिटिंग में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम के आने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न आप लोग सही लिख कर आए हैं। ठीक है, ये दुर्ग उत्तरीय प्रश्न है, यानी 6 नंबर का ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 प्रश्न दिया रहता है, 1 प्रश्न आपको बनाना है। जस्ता के अयस्क से जस्ता का निष्कर्षण के सिद्धांत का उल्लेख करना है। जस्ता के अयस्क से जस्ता के निष्कर्षण का उल्लेख करना है, यानी उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। आंसर लिखिए, उसके 1 लाइन नीचे से लिखना चालू कीजिएगा। तो चलिए एक बार पढ़ के समझा देते हैं, फिर आप लोग इसे नोट कीजिए और रटिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आने वाला है। आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि सक्रियता श्रेणी के मध्य में पाए जाने वाले धातु हैं। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड के रूप से प्राप्त करना आसान है। ठीक है, अतः उपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट का
धातु के ऑक्साइड में परिणत करना जरूरी है। इस सब को आप लोग जरूर रटिएगा, ठीक है। अब 5 नंबर का है तो 5 नंबर में इतना लिख करिएगा तो आपकी काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपका नंबर कटेगा। 5 नंबर का जब देता है तो ज़्यादा लिखना भी होता है, ठीक है। आगे देखिए आपको क्या लिखना है। देखिए, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निष्पादन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को निष्पादन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों को भर्जन एवं निष्पादन के साथ निम्नांकित अभिक्रिया होती हैं। अब इसका आपको अभिक्रिया भी बनाना है। अभिक्रिया बनाना एग्जाम में आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। बार बार हम यही बात रिपीट कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में अभिक्रिया जरूरी होता है आपके फुल नंबर के लिए, तो अभिक्रिया बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन का आंसर भले ही कम लिखिएगा, लेकिन उसका अभिक्रिया आपको जरूर कराना है। केमिस्ट्री का मेन पॉइंट ही होता है कि अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका अभिक्रिया हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बनाना है आपको। देखिए, भर्जन का पहले अभिक्रिया बनाइए। 2ZnS, ठीक है, +3O2। यहाँ पर ठोस गैस ये सब कोई दिखाइए ना दिखाइए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तापन यानी इसको गर्म किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है तापन। 2ZnOS + 2H2O गैस, ठीक है। यहाँ पर G से गैस होता है, S से ठोस होता है। फिर यहाँ पर निष्पादन का भी क्रिया लिखा हुआ है Z, ठीक है, ZnCO3, ठीक है। जब इसको गर्म किया जाएगा ना तो ZnO, ठीक है, यानी जिंक ऑक्साइड + CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये ठोस ये बनाएगा। तो ये आपको एग्जाम में नहीं छोड़ कर आना है। उसके बाद 2-3 लाइन भी लिखिएगा तो अच्छा लगेगा उसको। इसके बाद इन ऑक्साइडों को कार्बन द्वारा उपचारित कर धातु प्राप्त कर ली जाती है। फिर एक रिएक्शन, जब धातु प्राप्त होगा तो आपको एक और रिएक्शन बनाना है, ZnO + C, ठीक है, तापन Zn + CO, ठीक है। इस प्रकार धातु का निष्कर्षण होता है। ये नीचे वाला पॉइंट आपको लिखकर आना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये था हम लोग का केमिस्ट्री का। अब चलिए हम बात करते हैं बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पादप हार्मोन क्या है, इन्हें किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखिए। तो पहले पादप हार्मोन क्या है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो लघु उत्तरीय 4 प्रश्न बताएंगे, ठीक है। जैसे 4-4 हम सबका बताते आ गए, 8 प्रश्न दिया रहता है, 4 प्रश्न आपको बनाने रहते हैं, ठीक है। तो पादप हार्मोन क्या है, किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखें। तो पादप हार्मोन क्या है, ये 2 नंबर के प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो 100% आएंगे, इसे रट लीजिएगा। पोषक तत्वों को छोड़कर यदि कोई अन्य रसायन पौधे की वृद्धि, विकास, पुष्पन, फलों के विकास, पकने की क्रिया, पतझड़ और बीजों में अंकुरण जैसी क्रिया को प्रभावित करना, नियंत्रित करना, इसे पादप हार्मोन माना जाता है। इसे वृद्धि नियंत्रक रसायन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि पादप हार्मोन के हमसे 4 प्रकार पूछे गए, ठीक है, कि 4 पादप हार्मोन के नाम लिखना है। 4 पादप हार्मोन के आपको नाम लिखना है। तो 4 पादप हार्मोन के हम आपको नाम भी बताते हैं। पादप हार्मोन में अनेक प्रकार होते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा इथाइलिन, तीसरा जिबरेलिन, साइटोकाइन, एस्बेसिलिक अम्ल, ठीक है। इसका इंग्लिश में नाम याद कर लीजिएगा, तो भी आप लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर इंग्लिश नहीं आता तो आप केवल हिंदी में ही लिख कर आ जाइए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये इंग्लिश का नाम वही होता है, ठीक है। इथाइलिन देखिए यहाँ पर, ऑक्जेनिक, जिबरेलिन और साइटोकाइन, ये सब वही होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी अम्ल एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन हिमालय पर्वत की श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव से एक घटना 1970 में प्रारंभिक दशक में हुआ। यह विवाद लड़की के ठेकेदार एवं, ठीक है, आगे देखिए, स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, क्योंकि गांव के समीप वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था।
एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए, जबकि वहां के निवासी पुरुष वहां नहीं थे। बिना डर के वहां की महिलाएं फौरन वहां पहुंच गई तथा उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर, ठीक है, चिपक कर ठेकेदार को आदमियों से वृक्ष काटने से रोका। अतः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। इसे हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग, अनुरक्षण क्या है? अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रिया आवश्यक हैं? ठीक है, सजीव में इसका आंसर देखिए, सजीवों में जीव के समस्त कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए जीवन एक निश्चित व्यवस्था, नियम, प्रक्रिया का होना आवश्यक है। अनुरक्षण के लिए निम्न प्रक्रिया का होना आवश्यक है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन एवं परिवहन की सारी प्रक्रियाएं जीवों के मूलभूत आवश्यकता हैं। ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण जरूरी है। पाचित भोज्य पदार्थ के दहन के लिए श्वसन जरूरी है एवं हानिकारक अपशिष्टों के लिए निष्कासन, उत्सर्जन जरूरी है। ठीक है, ये अनुरक्षण क्या है इसका आंसर है। टोटल आपको लिख कर आना है, इसमें एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, समाजात अंग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे। पौधे एवं प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना समान होती है, उन्हें भिन्न भिन्न होती हैं और उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समाजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षियों के पंख, मनुष्य की भुजाएं, कुत्ते की अगली टांग, ये टांगे की रचना आधार पर एक समान की होती है, पर इनका जीवों का कार्य अलग अलग होता है, इसे समाजात अंग कहते हैं। अब चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग देखिए, यानी 5 नंबर यानी 6 नंबर के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विक्र का नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन करें और इसका चित्र बनाकर आपको वर्णन करना है। ठीक है, विक्र मतलब किडनी। ठीक है, अब आंसर लिखिए। मनुष्य के विक्र में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। पहला तो किडनी, ठीक है, मनुष्य में 2 विक्र होते हैं, यानी मनुष्य में 2 किडनी होते हैं। यह गहरे भूरे रंग के होते हैं। दोनों विक्र उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति में, ठीक है, केरुस्कुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक विक्र का बाहरी सतह उत्तल यानी कॉन्केव लेंस का भीतरी सतह कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी अवतल होता है। विक्र के आंतरिक अवतल तथा सतह के हिल्स कहते हैं। आंतरिक अवतल और सतह को हिल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, विक्र धमनी हिल्स के पास विक्र में प्रवेश करती हैं तथा विक्र की शिराएं हिल्स के पास विक्र से निकलती हैं। दूसरा है मूत्रवाहिनी, या देखिए मूत्रवाहिनी पॉइंट बनाकर आपको लिखना है। प्रत्येक विक्र में हिल्स 20 से 30 मीटर लंबी नली के आकार की रचनाएं निकलती हैं, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी के आगे एक मूत्राशय खुलती है। ये किडनी के बारे में आपको बताया जा रहा है, किडनी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा है। अब आप लोग तीसरा देखिए। मैडम बता रही हैं क्वेश्चन पेपर का लाइन दे। फर्स्ट सिटिंग के तो हो गई। अच्छा नहीं, अब देखा कुछ भी तो लगे। मूत्र मार्ग, मूत्राशय की ग्रीवा से एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मूत्राशय की निचली दीवार पर एक त्रिकोणीय संरचना होती है जिसे मूत्राशय ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया कि आपको किडनी का फिगर बना के बताना है, तो चलिए हम आपको किडनी का फिगर बनाना बताते हैं और जो आपको एग्जाम में बनाकर भी आने हैं। देखिए यहाँ पर अब हम आपको किडनी का फिगर बनाकर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा हमको लंबा नहीं खींचना है, बस हमको नाम दर्शाना है। यहाँ पर एक आप लोग पेड़ जैसा बना लीजिए। ठीक है, ये दोनों तरफ से एक मोटी लाइनें खींच लीजिए।
ठीक है। इधर से भी हल्का सा मोटी लाइन खींच लीजिए और यहाँ पर दोनों साइड में आप लोग किडनी बना लीजिए। यहाँ पर देखिए हम किडनी बना दिए, थोड़ा गड्ढा करके आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर आपको भर लेना है, यहाँ पूरा पूरा मतलब कि रंग लेना है, इसमें छोड़ना नहीं है आपको थोड़ा सा भी, ठीक है। यहाँ से इसको पूरा गड्ढा करके आपको रंग लेना है, इसको पूरा गड्ढा करके रंगिएगा थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, फिगर जैसे कंप्लीट नहीं हम लोग का बन पाता है, लेकिन हम लोगों का मतलब ही रहता है कि हमको अपने नाम को अच्छी तरह से दिखा देना है। यहाँ से भी एक लाइन खींचिए और यहाँ से एक थोड़ा, दोनों तरफ हम एक किडनी बना दिए, ये दोनों तरफ मेरा किडनी हो गया, ठीक है। यहाँ से जो थोड़ा सा लाइन निकलेगा ना और यहाँ से एक पतला सा लाइन निकलता है, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे इसको आपको बांट लेना है और बांटने के बाद एक ऐसे आपको बना देना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे बनाने के बाद अब इसमें आपको क्या करनी है कि पूरा मतलब आप लोग क्या कीजिए, इसको पूरा अच्छी तरह से भर लीजिएगा, यानी जो देखने में भी होना कि अच्छा लगे, ठीक है, ऐसा भरिएगा। देखिए जो मेरा मैथ का पेपर है ना, उसमें से 15 प्रश्न बताए गए हैं और 15 प्रश्न में 10 प्रश्न हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग दोनों सिटिंग में पूछा गया है। तो साइंस का भी लगभग आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ये आप लोग इसे जरूर रटिएगा, ठीक है। यहाँ से अब आप लोग क्या कीजिए कि इसका नाम दर्शाइए। ये हो गया आप लोगों का बायां किडनी, यानी यहाँ पर लिखिए बायां विक्र, ठीक है। ये हो गया दायां किडनी, तो यहाँ पर लिखिए दायां विक्र, ठीक है। यहाँ पर और ये जो 20 वाला भाग होता है ना, 20 वाला को हम लोग वाई विक्र शिरा कहते हैं, तो यहाँ पर लिखिए वाई विक्र शिरा। ये आप लोगों को देखिए बहुत अच्छी तरह से तो हम लोग का नहीं बन पाता है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट जैसा ही बनाएगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा वो लोग नहीं बना पाएगा। यहाँ पर ऐसे लाइनिंग होता है, इस लाइनिंग में आपको दर्शा देना है, यहाँ पर ये नीचे वाले भाग को आपको दर्शाना है कि वाया विक्र, ये धमनी होती है, वाया विक्र धमनी होती है और यहाँ पर लिखना है आपको बाया विक्र, ठीक है। ये 3 को इसमें दर्शाना है, बाया विक्र, ये हो गया आपका बाया विक्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस लाइन को महाधमनी लिखना है, ठीक है, ये होती है महाधमनी, तो आप लिखिए महाधमनी, ठीक है। महाधमनी के बाद यहाँ से ये हो जाता है हम लोगों का, यहाँ पर एक और पतला सा लाइनिंग आपको दे लेना है, ये हो जाता है हम लोग का बाई मूत्राशय, बाई मूत्राशय, यहाँ पर लिखना है बाई मूत्राशय, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको टोटल नाम दर्शाना है, नहीं यहाँ पर बाई मूत्राशय नहीं, बाई मूत्र वाहिनी लिखना है, मूत्र वाहिनी, ठीक है। अब ये वाला नीचे वाला भाग हम लोग का मूत्राशय हो जाता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है मूत्राशय, ठीक है। ये लेजर से आप लोग देखिए क्या होता है कि हम लोग का एग्जाम में गलती भी होता है, ठीक है, तो गलती को आप लोग ज़्यादा लिपापुती नहीं कीजिएगा, बस काट दीजिएगा, चाहे लेजर से मिटा दीजिएगा। और नाम को आप लोग मतलब फिगर को आप लोग पेंसिल से बनाइएगा और पेंसिल से ही दर्शाइएगा, ठीक है। और यहाँ का ये जो ऊपर वाला लाइन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं दाई मूत्र वाहिनी, ठीक है, दाई मूत्र वाहिनी, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला होता है ये इस गड्ढा रंग में जाता है, ये गड्ढा रंग पे देखिए हम निशान लगाए हैं, तो ये होता है महाशिरा, तो यहाँ पर आपको लिखना है महाशिरा। इस तरह आपको एग्जाम में बनाकर आना है। ये पूरा देखिए सही तो बनेगा नहीं, मतलब पूरा कंप्लीट तो बनेगा नहीं, क्योंकि हम तो कार्बन पेपर एग्जाम में लेकर जा नहीं रहेगा, पूरा छाप देंगे। केवल हमको नाम दर्शाना है, तो फिगर कैसा ही बनाइए, आप लोग को नाम दर्शाने ना चाहिए, नाम दर्शा दीजिए, आपके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों को, ठीक है। ये फर्स्ट सिटिंग का पेपर है, फर्स्ट सिटिंग के पेपर में आपका यही प्रश्न आने वाला है। चलिए सेकंड सिटिंग की बातें करते हैं। आप